गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ह्यूमैनिटीज़ बाय दीपक सर में। इस पूरी सीरीज में हम पॉल साइंस के चैप्टर कर रहे हैं और आज हम पॉल साइंस के सेकंड बुक के चैप्टर लास्ट चैप्टर पे, ऐसे एनसीईआरटी के हिसाब से वो चैप्टर नंबर 7 है। आपकी बुक का वो लास्ट चैप्टर है, इसमें रीजनल एस्पिरेशंस है। 6 नंबर का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसके बाद आपकी सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगी और हम फर्स्ट बुक की चैप्टर 2 पे आ जाएंगे, जिसका नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो स्टूडेंट्स, 1980 के दशक के बाद ना भारत में रीजनल एस्पिरेशंस की शुरुआत हुई, जिसे हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं। रीजन्स की एस्पिरेशंस क्या है, रीजन्स क्या क्या डिमांड करते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया एक डाइवर्सिटी है। इंडिया ने डाइवर्सिटी को कभी भी चैलेंज नहीं लिया, इंडिया ने डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया, तभी आज तक हम चल रहे हैं। जब आज़ादी मिली थी, बड़े सारे देश हम पर हंसते थे कि हम लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इतना मल्टी कल्चरल लिंग्विस्टिक वे ऑफ सोसाइटी है अपना, रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक। उसके बाद भी भारत एकजुट होकर चल रहा है, तो दिस इज ब्रिलियंट। जब हमारे पास चैलेंजेस आए तो हमने उनको डोमिनेट नहीं किया। एग्जाम्पल तौर के बताऊँ, श्रीलंका और यूरोप की तरह हमने उन्हें एकोमोडेट किया, हमने उनको स्पेस दी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की और बातचीत करके उनको ऑटोनॉमी दी, उनको सेल्फ पावर दी, जिससे एकोमोडेशन हुआ और देश भारत चलता रहा, चलता रहेगा और चल रहा है। तो हमने कभी भी डाइवर्सिटी को एंटी नेशनल भी नहीं लिया। और यूरोप ने कहा कि डाइवर्सिटी थ्रेट है नेशन के लिए। ये हमने यूनाइटेड किंगडम में पढ़ा था जब एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हुआ था। ब्रिटेन ने ज़बरदस्ती आयरलैंड, स्कॉटलैंड को अपने अंडर में ला लिया था इंग्लिश भाषा के डोमिनेंस से। लेकिन भारत ने हर एक अप्रोच को बड़े पीसफुल तरीके से सॉल्व किया। हालांकि हमारे यहाँ वायलेंस भी हुई है, लेकिन हमने टॉक्स, बातचीत को प्रायोरिटी दी है। तो जैसे ही पार्टीशन हमारे देश का हुआ तो हमें डिस्प्लेसमेंट, इंडिपेंडेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट का इशू हमारे सामने आया। डिस्प्लेसमेंट हमने देखी, हमने प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन देखी। हमारे देश की 565 प्रिंसली स्टेट थी आज़ादी से बाद, 4 तो बड़ी मुश्किल थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़। इनको बड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में हमने भारत के साथ जोड़ा और बड़े सारे बाहर के लोगों ने बोला था कि भारत बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। और सबसे क्रूशियल जो चीज़ थी वो जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन था भारत के साथ। जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ बाद जोड़ा गया 26 अक्टूबर 1947 को। महाराजा हरी सिंह जी और लुइस माउंटबेटन के साथ हस्ताक्षर हुए, जिसकी प्रेजेंस में शेख अब्दुल्ला जी प्रेजेंट थे, जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट थे, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर। फिर हमारे पास कश्मीर के बाद नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वहाँ कंसेंसस नहीं था कि वो भारत का पार्ट है। नागालैंड उसकी एक बड़ी एग्जांपल है। नागालैंड में आज भी वायलेंस चलती है। वो मानते ही नहीं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। एकोमोडेट किया आर्टिकल 371 के तहत, उनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं। और मिजोरम में स्ट्रॉन्ग विटनेस हुई सेपरेशन की, जिसके लिए मिजो नेशनल फ्रंट ने एक आर्म्ड स्ट्रगल लड़ा। बाद में पीसफुल एग्रीमेंट के साथ मिजोरम को स्टेटहुड दिया गया। द्रविडियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंटी हिंदी के अगेंस्ट तमिलनाडु में, डीएमके का, जो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी की बात करते थे कि हिंदी हम पर इम्पोज नहीं करनी। आज का आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, इनमें भी एजिटेशंस हुई। साउदर्न इंडिया में, तमिलनाडु में हिंदी भाषा के अगेंस्ट बहुत रोष था। पंजाब में भी पंजाबी लैंग्वेज को लेकर और सेपरेट कंट्री यानी कि खालिस्तान को लेकर काफ़ी विवाद रहा। वहाँ पे अफस्पा रहा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट रहा, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान गई उसमें, हज़ारों निहत्थे सिखों का बलिदान हुआ, उन्हें बेचारों को मारा गया। बड़ा एक धब्बा था हमारे लोकतंत्र पे, लेकिन हमने उससे सीखना है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। फिर पंजाब में से हरियाणा निकाला गया 1966 में। फिर 2000 में हमारी 3 स्टेटें और बनी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला, उत्तराखंड यूपी से निकला और झारखंड बिहार से निकला। और कश्मीर और नागालैंड की प्रॉब्लम थोड़ी मुश्किल थी। नेशनल बिल्डिंग के पहले फेज में हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की और इंडिया के फ्यूचर पे बात हुई। तो आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर का, जो मेन टॉपिक है, पेपर में आता है। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हुआ करती थी, आर्टिकल 370, और कहा जाता था कि यहाँ वो समय आता था कि कश्मीर बंद है, जाम लगे हैं, पत्थरबाज पत्थर मार रहे हैं, मतलब एजिटेशंस पे एजिटेशंस।
आर्मी का डिप्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन होता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इंटरनल रैमिफिकेशंस, एक्सटर्नल रैमिफिकेशन, बाहर की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली पाकिस्तान की, जिससे बड़े सारे लोग मरते थे, इनोसेंट सिविलियंस मर जाते थे, मिलिट्री पर्सनल्स की डेथ्स होती थी, इवन मिलिटेंट्स भी मरते थे। और डिस्प्लेसमेंट हुआ लार्ज स्केल, कश्मीरी पंडितों का डिस्प्लेसमेंट हुआ कश्मीर वैली से 1989 के बाद। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, अपने ही देश में इनको डिस्प्लेस होना पड़ा। जम्मू कश्मीर के 3 सोशल पॉलिटिकल रीजन थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू तो मिक्स है, जिसमें हर तरह की पॉपुलेशन रहती है, हिंदू डोमिनेटेड है, मुस्लिम, सिख और बाकी डिनोमिनेशन के भी लोग रहते हैं। कश्मीर माउंटेनियस रीजन है, वैली है, जहाँ पर कश्मीरी मुस्लिम्स, थोड़े बहुत हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट रहते हैं। लद्दाख एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स रहते हैं। तो प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई? तो 1947 में जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरी सिंह जी, वो लास्ट रूलर थे। जम्मू कश्मीर में डोगरा डायनेस्टी को फाउंड किया था महाराजा गुलाब सिंह ने। महाराजा गुलाब सिंह के बाद महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा अमर सिंह, महाराजा हरी सिंह। तो हरी सिंह हमारे लास्ट रूलर थे। तो वो चाहते थे कि ना इंडिया को मैं पाकिस्तान से जोड़ूंगा, ना उसको मैं अलग करूंगा, ना इंडिया से जोड़ूंगा ना पाकिस्तान, उसको अलग रखना है एक अरब देशों की तरह। तो पाकिस्तान लीडर सोचते थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का पार्ट है, क्योंकि अगर मैं 2 नेशन थ्योरी की बात करूं तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वो एरिया पाकिस्तान में जाएगा, लेकिन कश्मीरी अपने आप को कश्मीरियत को सबसे ऊपर रखते थे। तो रीजनल एस्पिरेशंस की बात, शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बोलते थे, ये 1932 में बनी। इसने महाराजा के रूल के खिलाफ एक एजिटेशन चला। जिस तरह नेहरू जी की कांग्रेस सेंटर में चली, वैसे ही शेख अब्दुल्ला ने महाराजा के खिलाफ स्ट्रगल किया। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था इंडिया में, गांधी जी ने स्टार्ट किया था, सेम उसी पैटर्न पे क्विट कश्मीर मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। तो शेख अब्दुल्ला, जब सेकुलर पार्टीज काफ़ी आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया गया इसको। वो महाराजा के अगेंस्ट थे पाकिस्तान, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद उनका कांग्रेस के साथ बड़ा अच्छा एसोसिएशन था। शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के बड़े अच्छे दोस्त थे। अब हमारे पास क्या आता है आगे कि अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने काबुली पठान, ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। महाराजा ने इंडियन मिलिट्री से हेल्प मांगी। इंडिया ने, उन्होंने एक शर्त पे बोला कि पहले तुम्हें हमारे से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। तो वॉर चली, महाराजा की फोर्स लड़ी, लेकिन वो काफ़ी आगे तक आ गए थे, कश्मीर का आधा पोर्शन ले चुके थे। फिर उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह गए इंडियन आर्मी की तरफ से, उन्होंने कश्मीरियों को खदेड़ा वापस और बाकी कश्मीर बचा लिया। फिर ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस गया 21 अप्रैल 1948 को, और 3 इश्यूज़ पे बात हुई। पहला, पाकिस्तान अपने सारे जो घुसपैठ हुई उसको बाहर निकाल दे। दूसरा, इंडिया अपनी फोर्सेस कम करे। और तीसरा, प्लेबिसाइड कराए। प्लेबिसाइड होता है एक प्रपोजल दिया जाएगा आपको, जिसमें आपको एक इशू को यस या नो बोलना है। शेख अब्दुल्ला 1948 में प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने आर्टिकल 370 की बात की, और तब कंट्री के, हमारी स्टेट के हेड को प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जस्टिस मेहरचंद महाजन थे, दूसरे प्राइम मिनिस्टर हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स। तो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, कन्फ्लिक्ट रिडन थी, एक्सटर्नल इंटरनल रीजंस के कारण। एक्सटर्नली बात करूँ तो पाकिस्तान का यहाँ काफ़ी प्रेशर था, और 1947 में उसे ट्राइबल स्पॉन्सर किया था इन्वेजन, तो इंडियन टेरिटरी का आधा हिस्सा ले गया। जैसे हम बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो बोलता है आज़ाद कश्मीर। तो आपने 371 लास्ट ईयर भी पढ़ा था, जम्मू कश्मीर के बाहर की जो सेक्शन ये मानती है कि 370 भारत की फुल इंटीग्रेशन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, और आर्टिकल 370 को हटा देना चाहिए जैसे भारतीय की बाकी स्टेटें हैं। अब कश्मीरी ये मानते हैं कि ऑटोनॉमी जो 370 के अंदर मिली है वो काफ़ी नहीं है। ऐसे में 3 बड़ी शिकायतें करते हैं कश्मीरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, वो बोलते हैं कि जब एक्सेशन हुआ था 1947 में, तो जब स्टेट में सिचुएशन नॉर्मल होगी ट्राइबल इन्वेजन के बाद, तो यहाँ प्लेबिसाइड कराएंगे, जो आज तक नहीं हुआ। और दूसरा, जो 370 की बात होती है फेडरल स्टेटस पे, वो हमें नहीं मिला, हमें ऑटोनॉमी अल्ट्रा लेवल पे दे दो, ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी की बात करो। जैसे हमारे अभी उमर अब्दुल्ला साहब सेंटर के साथ बड़ी टेक्निकलिटी से चल रहे हैं ताकि वो हमारा स्टेटहुड वापस लेके आए। तो उमर अब्दुल्ला एक सेंसिबल वे में चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा से लाइंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
उनका रास्ता बड़ा क्लियर है कि मुझे स्टेटहुड लाना है, क्योंकि स्टेट लिस्ट में स्टेट्स की अपनी पावर्स होती हैं, जिसमें 67 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर, उनको पता है यूटी में काम करना कितना मुश्किल होता है, सेंटर के साथ कोलैबोरेट करके करना पड़ता है, जैसे एलजी मनोज सिन्हा के साथ वो कर रहे हैं। और तीसरा, जो डेमोक्रेसी पूरे भारत में प्रैक्टिस होती है वो जम्मू कश्मीर में नहीं होती। तो ये 3 उनकी शिकायतें थी। अब 1948 में प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने लैंड रिफॉर्म्स किए, बहुत बड़ी बात की, शेख अब्दुल्ला की तारीफ करनी पड़ती है, लैंड टू द टिलर स्टार्ट किया। यहाँ पे राजपूतों का डोमिनेंस होता था। राजपूत क्या करते थे, बंधुआ मजदूरी कराते थे, मतलब जिसकी लैंड एग्रीकल्चर कोई कर रहा, सारा सामान ले जाना, उसका क्रॉप ले जानी। तो उसने कहा जो जमीन को बोएगा उसकी लैंड। तो वहां पे ना उसका रिफ्ट बन गया, एक टेंशन डेवलप हो गई सेंटर के साथ, तो जिसके कारण उसको 1953 में डिटेंशन में डाल दिया, जेल में डाल दिया कांग्रेस ने। और 1953 से 74 तक हमारे यहाँ कांग्रेस का काफी डोमिनेंस रहा, क्योंकि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आधी सेक्शन को अपने साथ जोड़ लिया। आज भी कश्मीर में ऐसा होता है, जैसे पीडीपी की एक सेक्शन अलग हो गई थी पहले, अल्ताफ बुखारी वाली, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सेक्शन अलग हो गई। तो कांग्रेस काफ़ी एक्टिव रही। तो एक चेंज हुआ जम्मू कश्मीर में 6th, पहले जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसको आरपीसी बोलते थे, रणवीर पैनल कोड। वो रिपील हो गया, जम्मू कश्मीर आईपीसी के तहत चलता है। अब आईपीसी को भी भारतीय न्यायिक संहिता के तहत चेंज कर दिया गया है, स्वदेशी कानून लाए गए हैं, जिसको ब्रिटिशर्स के कानून को रिपील कर दिया गया है। ये बड़ा गुड स्टेप था मोदी गवर्नमेंट का। तो 1965 में प्राइम मिनिस्टर ने को डेजिग्नेट किया गया चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर जो था उसको पहले सदर रियासत बोलते थे। तो हमारे पहले सदर रियासत थे डॉक्टर करण सिंह, तो अब वो चेंज करके गवर्नर होगा। तो हमारे जेएंडके के पहले चीफ मिनिस्टर थे गुलाम मोहम्मद सादिक, ये भी पेपर में आ सकता है। तो 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का एक मेजर अकॉर्ड हुआ, इंदिरा गांधी शेख अकॉर्ड। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस रिवाइव की और उनको मेजॉरिटी मिल गई। तो 77 में वो पावर में आए, 82 में उनकी डेथ हो गई। अब उनकी लीडरशिप उनके बेटे के हाथ में गई, फारूक अब्दुल्ला साहब के हाथ में। तो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट को ना गवर्नर ने डिसमिस कर दिया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिर एक फैक्शन टूट गया। तो फैक्शनिज्म भारत की राजनीति का एक बड़ा अहम पहलू है। तो फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जब चली गई तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा देखो सेंटर हमारी कश्मीर की जो एस्पिरेशन है उसके साथ खेल रही है। तो उन्होंने कहा कि देखिए बात ऐसी है, तो सेटबैक है जो शेख साहब और उन इंदिरा जी का अकॉर्ड हुआ था। तो उन्होंने कहा ये सेंटर जो स्टेट की पॉलिटिक्स में इंटरवीन करिए गलत है। तो 1986 में उन्होंने इलेक्टोरल अलायंस किया कांग्रेस के साथ। तो 1987 का असेंबली इलेक्शन हुआ, वो टर्निंग पॉइंट था मिलिटेंसी का। तो इस इलेक्शन में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस वापस पावर में आए, चीफ मिनिस्टर बने। कहते हैं इस इलेक्शन में मैंडेट जो था बड़ा इनएफिशिएंट वे में चला, मतलब माल प्रैक्टिस रिगिंग करके ये लोग जीते। तो जिससे एक सेक्शन खफा हो गई और वो सेक्शन सेपरेटिस्ट बन गए। तो 1989 में एक इंसर्जेंसी भी शुरू हो गया और ग्रिप ऑफ मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट करता था, और कुछ सालों में स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर आ गई। और पीरियड 1990 में जम्मू कश्मीर में एक्सटोरी वायलेंस हुआ। 1996 में फिर एनसी वापस आई, फारूक अब्दुल्ला अल्ट्रा ऑटोनॉमी के मुद्दे पे वापस आए। फिर 2002 में पीडीपी और कांग्रेस का अलायंस हुआ। 3 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद बने, फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब बने। फिर यहाँ पर वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की स्ट्राइकें हुई थी 2008 में। फिर 2009 में फिर इलेक्शन हुआ, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने डिस्टर्ब की थी स्टेट, तो उस समय उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस का अलायंस हुआ, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने। फिर 2014 के चुनाव में पहली बार हाईएस्ट टर्न वोट हुआ 25 ईयर्स में। एक ये मोदी वेव का भी इफेक्ट था, जहाँ भाजपा को 25 सीटें मिली, पीडीपी को 28 सीटें मिली, तो अलायंस करके उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई। फिर मुफ्ती साहब की डेथ हो गई 2016 में, तो उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया। बट महबूबा मुफ्ती जो थी वो मतलब उसके जो एजेंडाज थे बड़े डिफरेंट थे। आपने सुना होगा उनके बयान, वो अपने बयानों के लिए काफ़ी चर्चा में रहती हैं, तो जिसके कारण बीजेपी ने उनसे अपनी सपोर्ट वापस ले ली। फिर यहाँ सत्यपाल मलिक को भेजा गया गवर्नर के रूप में। सत्यपाल मलिक भी भारत की राजनीति में अमर हो चुके हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में रूल किया और उनके अंडर 370 हटाया गया। एक बड़ा डिबेटेबल मुद्दा है ये, बाद में देखेंगे इस पर डिबेट लेवल पे। तो आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को ये राष्ट्रपति साहब के पास गया, हमारे अमित शाह जी, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। इन्होंने वहाँ से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया। तो 370 एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही था और टेम्परेरी था, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा था। वो लाके इन्होंने राज्यसभा में पास कराया 5 अगस्त 2019 को। फिर अगले दिन 6 अगस्त 2019 को लोकसभा गया। 9 अगस्त 2019 को राज्यसभा में प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेंट दिया। प्रेसिडेंट एसेंट के बाद राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिल गई, इसको एसेंट मिल गई, तो जेएंडके को 2 यूटीज में तब्दील कर दिया। जम्मू कश्मीर पूरी की पूरी काम करेगी उसके बेसिस पे, दिल्ली बेसिस पे। यहाँ असेंबली होगी और हम लकी है कि इस बार असेंबली से हमें इलेक्शन जीता। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी मिली, वो रूल कर रही है, भाजपा अपोजिशन में है। उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है,
हमारे जम्मू के अखनूर के सतीश शर्मा जी को मिनिस्टर बनाया गया है। तो फिर हमारे पास देखेंगे कि लद्दाख को पूरा चंडीगढ़ के तर्ज पे बना दिया, वह एडमिनिस्ट्रेटर है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख एक लिविंग एग्जाम्पल है प्लूरल सोसाइटी का। यहाँ पे डाइवर्सिटी तो है बट कल्चरल लिंग्विस्टिक भी है और एक डाइवर्जेंट पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल एस्पिरेशन है जिसको लेटेस्ट अचीव। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पंजाब पे आते हैं। तो पंजाब हमारा पड़ोसी स्टेट है और बहुत फेमस स्टेट है पंजाब। तो पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी सोशल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ जब पार्टीशन के बाद आधा पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया। रियल पंजाब, सियालकोट, लाहौर, वहाँ पे प्योर पंजाबी, वहाँ के पकवान खाने बड़े फेमस हैं। और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी उससे निकला, यानी कि आपने देखना कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों पंजाब से निकले। मैप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 1966, हरियाणा, और कहाँ से निकली? पंजाब से। जब पूरा भारत लिंग्विस्टिक लाइंस में 1950 में जुड़ रहा था तो पंजाब 1966 तक वेट करता है क्योंकि पंजाबी स्टेट बनानी है उसको। अकाली दल जो वहाँ की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी रीजनल 1920 में बनी और उसमें पंजाबी सूबे पे बात हुई। पंजाबी सूबे बात करेंगे, सिख वहाँ मेजॉरिटी में थे। अब अगर मैं बात करूँ तो कोलिशन पॉलिटिक्स के थ्रू ये 2 बार पावर में आए अकाली, एक 1967 में और 1977। अब 1967 में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट और 1977 में भी ये पावर में रहे। अब 2 प्रॉब्लम थी, एक तो सेंटर इनकी इलेक्शन पार्टी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी मिड वे में, और दूसरा इनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था हिंदुओं से, और तीसरा सिख कम्युनिटी कास्ट पे बटी हुई थी। कांग्रेस को काफ़ी सपोर्ट मिलता था दलितों से, हिंदू से, सिख से, अकालियों से। तो ऐसे में 1970 में एक सेक्शन जो अकालियों की वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करती थी। अब ऐसे में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसका नाम था कॉन्फ्रेंस की अनंतपुर साहिब 19। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि आउटकम्स ऑफ द अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन इन 1973। तो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में रीजनल ऑटोनॉमी की बात की, सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बात की और कहा गया सिखों की डोमिनेंस पे बात हो, सिखों को एक कौम की बात हो और सिखों का डोमिनेंस हो, और रेजोल्यूशन बेसिकली फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात करता था। अब रेजोल्यूशन में लिमिटेड अपील थी सिख मासेस की। कुछ सालों के बाद अकाली सरकार को डिसमिस कर दिया 1980 में। अकाली दल ने मूवमेंट स्टार्ट किया कि नदियों के पानी के ऊपर, पंजाब और उसकी नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर, पंजाब के साथ गलत होता है पानी को लेकर भी, सेक्शन ऑफ द रिलीजियस लीडर्स ने क्वेश्चन उठाए कि सिखों को ऑटोनॉमी दी जाए। अब वायलेंस का दौर शुरू हो गया। बातचीत जब नहीं सुनी गई तो वायलेंस ही होगी। जब पावर एक्सट्रीमिस्टों के पास आई, अकालियों के पास, तो उन्होंने इंसर्जेंसी शुरू कर दी। इन्होंने हेडक्वार्टर्स, इंसर्जेंट ने अपना हेडक्वार्टर बनाया सिख होली श्राइन गोल्डन टेम्पल अमृतसर को, उसको आर्म्ड फोर्ट्रेस में रख दिया। जून 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करती है। KPS गिल इसको लीड करते हैं इंदिरा गांधी की गाइडेंस के अंडर। इसका कोड नेम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। गवर्नमेंट ने इन इंसर्जेंट्स को फ्लश आउट किया, लेकिन अकाल तख्त को क्षति पहुंच गई। ऐसे में जो लार्ज पोर्शन था सिख्स का अब्रॉड का, वो मिलिट्री ऑपरेशन को फेथ पे, उनके फेथ के साथ खिलवाड़ उसकी बात कर रहे थे। और पंजाब प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को असैसिनेट कर दिया गया। सतनाम सिंह और बेअंत सिंह ने मारा उनको, उनके रेजिडेंस के बाहर जो पार्क में टहल रही थी। 32 बुलेट्स मारी गई उनको, और दोनों असैसिन ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया। और ये उसके बाद दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया में वायलेंस काफ़ी फैल गई। 2000 सिखों की कहते हैं कि मौत हो गई थी नेशनल कैपिटल दिल्ली में, और बाकी जगह कानपुर बोकारो में भी उनको मारा गया। बड़े सारी सिख फैमिलीज ने अपने मेल मेंबर्स को खो दिया। और 20 सालों के बाद पार्लियामेंट में 2005 में मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने पूरी सिख कम्युनिटी से अपोलोजाइज किया था एंटी सिख वायलेंस के लिए। और जस्टिस नानावती कमीशन ने इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट 2005 में सबमिट की थी। कार्टून में कहा भी गया, सरेंडर एट गोल्डन टेम्पल, नो डैमेज कास्ट टू हरमिंदर साहिब, 58 आर्मी मैन एंड 250 इंसर्जेंट किल्ड, आर्मी कंट्रोल्स टेम्पल। अब हमारे पास आता है रोड टू पीस। पीस कैसे आया? तो जैसे ही पावर, आफ्टर कमिंग टू पावर इलेक्शन इन 1984, नए प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, जिनको 415 लोकसभा सीटें मिली थी। राजीव गांधी की आप जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री ने भारत को एकोमोडेट किया है काफ़ी हद तक।
उन्होंने जुलाई 1985 में हरचंद सिंह लोंगावाला जी के साथ, जो अकाली दल के प्रेसिडेंट थे, पंजाब एकॉर्ड साइन किया। पंजाब एकॉर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें उन्होंने पंजाब में नॉर्मलसी की बात की। उन्होंने कहा चंडीगढ़ को ट्रांसफर कर देंगे पंजाब को, एक सेपरेट कमीशन बनाएंगे जो रिजॉल्व करेगा पानी के इशू को, एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे जो रावी ब्यास के पानी को शेयर करेगा पड़ोसी स्टेटों में, हरियाणा राजस्थान में, और एक एग्रीमेंट करेंगे जिसमें कॉम्पनसेशन दिया जाए आर्म्ड फोर्सेस को, मतलब जो शहीद हुए हैं परिवार के लोग, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा दिया जाए। तो साइकिल ऑफ वायलेंस चलता रहा, नॉर्मलसी आते आते 92 हो गया। 92 में वहाँ इलेक्शन हुई, 24% लोग वोट करने आए। फिर 97 में वहाँ पे बीजेपी और अकाली दल की सरकार बनी। अकाली दल प्रकाश सिंह बादल थे इसके चीफ मिनिस्टर, फिर इसके बाद इनके बेटे सुखबीर सिंह बादल, तो इनकी बहू हरप्रीत कौर बादल जो MP भी हैं, तो उन्होंने सोशल चेंज की बात की। तो हम कह सकते हैं कि रिलीजियस आइडेंटिटी एक इम्पॉर्टेंट रहती है लोगों के लिए, और पीपल पॉलिटिक्स हैज ग्रेजुअली मूव बैक टू सेकुलर लाइन्स। तो सेकुलर एक मैटर रहता ही है इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन के लिए। अब हमारे पास तीसरा मुद्दा आता है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब। अब मैं उत्तर पूरब एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बच्चों को मैप पे भी दिक्कत आती है। तो इसमें भाई हमारे पास 8 स्टेट्स हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, विच अर्लियर कंसिडर्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो अब इसमें 7 सिस्टर्स आते हैं, क्योंकि सिक्किम जो है इज रेफर्ड टू एज अ ब्रदर टू दो 7 स्टेट्स। तो सिक्किम बेसिकली हिमालयन स्टेट है जो भूटान और नेपाल के बीच में आती है। एक बार ये भी आता कि 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज सिक्किम। तो अगर मैं बात करूँ तो 4% यहाँ पे कंट्री का पॉपुलेशन, और एरियाज डबल है। 22 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जो पूरे भारत के साथ जोड़ता है, और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना बॉर्डर लगता है, म्यांमार बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश हमें साउथ ईस्ट एशिया का रास्ता देता है, इवन बांग्लादेश की टेरिटरी से हम नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पेपर के लिए। त्रिपुरा और मणिपुर और काशी हिल्स मेघालय प्रिंसली स्टेट्स होते थे इंडिपेंडेंस के साथ, इंडिया में जुड़े इंडिपेंडेंस के बाद। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए, जैसे नागालैंड को 1963 में स्टेट बनाया चाइना वॉर के बाद। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में स्टेट बने। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में बने। तो पार्टीशन के बाद लैंडलॉक रीजन था। चाइना वॉर के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो इनकी मेजर तीन डिमांड्स है। पेपर में आता है कि इनके इश्यूज क्या हैं। तो एक इशू है इनका डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, सेसेशनिस्ट मूवमेंट और मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर। तो डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर नॉन असामीज जो है, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ के सब असम में आता था। तो डिमांड करते थे नॉन असामीज कि असम की सरकार उन पे अपनी भाषा लैंग्वेज इम्पोज कर रही है, और पूरे देश में राइट्स चलते थे। तो जो लीडर थे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, वो चाहते थे कि सेपरेट कर दिया जाए असम से इनको। तो वो उन्होंने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन बनाया, जो बाद में ऑल पार्टी ही लीडर कॉन्फ्रेंस बना 1960 में। वो एक उम्मीद कर रहे थे कि एक ट्राइबल स्टेट बनेगा, लेकिन बड़ी सारी सेवरल स्टेट्स बनी, जैसे मेघालय बना, मिजोरम बना, अरुणाचल प्रदेश बना असम से, त्रिपुरा और मणिपुर को भी अपग्रेड किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट का 1972 में कंप्लीट हुआ। असम में कम्युनिटीज लाइक बोडोस, ये इंपॉर्टेंट है, बोडोस, कर्बीज और दिमासास सेपरेट स्टेट चाहते थे। दे वर्कड फॉर दिस डिमांड बाय मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। तो फिर हुआ क्या कि कर्बीज और दिमासास को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर मिली ऑटोनॉमी, और बोडोस को ऑटोनमस काउंसिल। फिर रिपीट करता हूँ, कर्बीज और दिमासास को ऑटोनॉमी मिली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे, और बोडोस को मिली ऑटोनमस काउंसिल पे। तो ये था डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। इसके बीच में से क्वेश्चन आता है, बोडोस, कर्बीज, दिमासास किस रीजन से थे? दैट इज असम। तो सेशनिस्ट मूवमेंट की बात करें, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, तो ये मिजो हिल से डिमांड आई, जो असम का ही पार्ट था। वहाँ अकाल पड़ा तो उनको नेग्लेक्ट किया गया। तो मिजो नेशनल फ्रंट एक पार्टी बनी लाल देंगा के अंडर। उन्होंने 1966 में एक एग्रीमेंट बैटल स्टार्ट कर दिया। उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, वो ईस्ट पाकिस्तान जाके छिप गया। तो लोगों को उसको दबाने की कोशिश, हालांकि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ, कुछ नहीं हाथ आया। बाद में जब दोनों साइड से कुछ नहीं हुआ तो लाल देंगा एग्जाइल से वापस आया पाकिस्तान से। फिर नेगोशिएशन की राजीव गांधी ने, फिर उन्हें मीज़ो एकॉर्ड किया 1986 में, जिसमें लाल देंगा और राजीव गांधी ने साइन किया। लाल देंगा को चीफ मिनिस्टर बनाया। मिजोरम को बोला कि वो अपना सेपरेट स्ट्रगल छोड़ दे। अब ये टर्निंग पॉइंट रहा मिजोरम की हिस्ट्री में, और आज मिजोरम को देख लो लिटरेसी में दूसरे नंबर पे आता है। नागालैंड की स्टोरी भी सिमिलर थी, लेकिन उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। उसको आगामी जपुफिजो ने लीड किया। एक सेक्शन नागा की भारत से इंडिपेंडेंट ले गई 51 में।
फिजो ने काफ़ी ऑफर्स किए, सेटलमेंट किए। नागा नेशनल काउंसिल ने आर्म स्ट्रगल शुरू कर दिया सोवरेंटी का इंडिया के खिलाफ। कुछ समय के बाद इंसर्जेंसी जो हुई नागास की, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया। अब वो भारत के साथ जुड़े हुए लेकिन कंडीशन पे हैं, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया। तीसरा मुद्दा आता है मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर। तो नॉर्थ ईस्ट में एक स्पेशल प्रॉब्लम देती है लोकल कम्युनिटी को, आउटसाइडर और माइग्रेंट्स के अगेंस्ट। अब यहाँ पर ना कुछ लोग बांग्लादेश वॉर के बाद यहाँ इलीगली घुस गए, तो उन्होंने उनको इंडिजिनियस जो लोग थे उनको कम कर दिया और खुद ज़्यादा हो गए। इसमें बंगाली मुस्लिम्स आते हैं। तो 1970 से 85 में उन्होंने मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर स्टार्ट किया। उन्होंने कहा यार ये तो हमारा रिसोर्सेज ख़त्म कर देंगे, हमारे पास ऑयल है, हमारे पास चाय है, हमारे पास कोल है, उसके बाद भी हम गरीब हैं, हमारे रिसोर्सेज ले जा रहे हैं। तो 1979 में स्टूडेंट्स इकट्ठे उन्होंने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन बनाया। फिर एंटी फॉरेनर मूवमेंट स्टार्ट किया। इसमें बड़े सारे बंगाली जो घुस गए थे उनको उन्होंने गलत वोट बना दिए थे, उनको बाहर करेंगे। जो भी 1951 में इंडिया में घुसे हैं असम में, उनको बाहर कर देंगे। अब इसमें बड़े सारे मेथड थे। वो लोग अलग अलग स्टेटों से सपोर्ट ले रहे थे, प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ्स भी गई, ट्रेन्स बंद कर दी गई, ऑयल सप्लाई जो असम से बिहार की बारूनी रिफाइनरी में तेल जाता था उसको रोका गया। 6 सालों के बाद राजीव गांधी फिर आए नेगोशिएशन लेके 1985 में। फिर उन्होंने आंसू लीडर्स बन गई वहाँ की रीजनल पार्टी असम गण परिषद। उन्होंने गोल्डन असम बनाने का प्रॉमिस किया। फिर असम अकॉर्ड से पीस और पीस की उम्मीद हुई कि इमिग्रेशन का मुद्दा सॉल्व करेंगे, लेकिन इमिग्रेशन का मुद्दा सॉल्व हुआ नहीं। आज भी आउटसाइडर का मुद्दा वहाँ काफ़ी गरमाया रहता है नॉर्थ ईस्ट में, और त्रिपुरा में भी प्रॉब्लम है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को लेके, और चकमा रिफ्यूजीज इन मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो ये डिस्टर्ब एरिया रहता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का भी मर्जर पूछा जाता है। तो सिक्किम प्रोटेक्ट था इंडिया उसकी देखभाल करता था, प्रोटेक्टोरेट बोलेंगे इसको। तो सिक्किम फुल्ली सॉवरन नहीं था, तो सिक्किम का डिफेंस और फॉरेन रिलेशन इंडिया देखता था। सिक्किम में पावर चोग्याल के हाथ में थी, जो मोनार्क था बट माइनॉरिटी में था। वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो नेपाली थी। अब चोग्याल जो था वो लेप्चा भुटिया कम्युनिटी से बिलोंग करता था, छोटा सा ग्रुप था। एंटी चोग्याल लीडर्स कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलते कि हमें सपोर्ट करें। तो सिक्किम में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1974 में हुआ, तो कांग्रेस वहाँ जीत गई, सिक्किम कांग्रेस। तो वो इंटीग्रेशन की बात करते थे इंडिया के साथ। फिर उन्होंने एसोसिएट स्टेट जुड़ी 1975 में। फिर उन्हें इंडिया के साथ जुड़ने की आशा की, तो इंडिया ने असेंबली की रिक्वेस्ट में 22nd स्टेट के रूप में इंडिया सिक्किम को जोड़ लिया। चोग्याल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी वो भारत पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि देखो इंडिया फोर्सफुल तरीके से हमारे साथ जुड़ गया, हमें जोड़ लिया, जो उनको पसंद नहीं है। अब एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है कि रीजनल एस्पिरेशन से हमने क्या सिखाया। एकोमोडेशन, देखिए इसमें एकोमोडेशन है नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें आपने देखना कि हमने रीजनल एस्पिरेशन को कोई चैलेंज नहीं लिया, हमने उसको एकोमोडेट करके सॉर्ट किया। दूसरा, हमने पीसफुली सॉल्व किया सेपरेटिज्म की प्रॉब्लम को। पंजाब, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट की एग्जांपल, मिज़ोरम सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तीसरा, पावर शेयर की हमने स्टेट लेवल पे जाके कि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। चौथा, हमने रीजनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, बैकवर्ड एरियाज़ को पहले डेवलप किया। और पांचवा, स्पेशल पावर दी, पहले आर्टिकल 370 के अंडर, फिर हमने 6 शेड्यूल के अंडर, फिर आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया। तो ये कुछ है जो रीजनल इश्यूज़ रहते हैं, और राजीव गांधी का इसमें रोल प्ले है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको। पहला है, हमने इश्यूज़ को रीजनल इश्यूज़ को चैलेंज नहीं माना, उसको सॉल्व किया। दूसरा, रीजनल एस्पिरेशंस को डेमोक्रेटिक वे से सॉल्व करने की कोशिश की, ना कि सप्रेस किया। तीसरा, पावर शेयर की बैकवर्ड एरियाज़ के साथ। चौथा, रीजनल इम्बैलेंस नहीं रखा, सबको आगे बढ़ाने की बात की। और पांचवा, फार साइटेड थे हम, फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट रखे, 6 शेड्यूल के तहत भी पावर दी उनके लॉज और उनके प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करने की। तो गोवा की बात करें तो गोवा 1947 में तो फ्री नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली गोवा छोड़ नहीं रहे थे, धड़ाधड़ कन्वर्जन पे कन्वर्जन करे जा रहे थे। गोवा दवंदियू 16वीं सेंचुरी से पुर्तगालियों के कंट्रोल में था, तो पुर्तगीज सप्रेस कर रहे थे। ऐसे में ना वहाँ पे सत्याग्रहीज महाराष्ट्र से एक्टिव हुए। दिसंबर 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी भेजी ऑपरेशन विजय के तहत, नेहरू जी लीड कर रहे थे। 2 दिन का एक्शन हुआ और पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया। अब वहाँ प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो गई कि पॉलिटिकल डिवीजन हो गया। एक तरफ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और दूसरी तरफ जो मराठी बोलती थी, और दूसरी तरफ यूनाइटेड गोंड पार्टी। लैंग्वेज आ गई कि
यूनाइटेड गोवा अलग बना दिया जाए, महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिया जाए। तो पब्लिक ओपिनियन के हुआ, लोगों ने कहा कि दे वांट डिफरेंट स्टेट। तो गोवा 1967 में यूटी बना, फिर 1987 में उसको एक स्टेट दे दिया गया प्रॉपर। तो गोवा हमारी सबसे अर्बनाइज स्टेट है। गोवा के अभी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनोहर पारिकर साहब, वो भी वहाँ से थे, बहुत विजनरी लीडर थे। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है इसका, वो है द्रविडियन मूवमेंट। बच्चे नहीं करते ये, 116 पेज नंबर पे है जम्मू कश्मीर के बाद। ये भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें साउथ को हमेशा डोमिनेट करके रखा जाता है उनके हिसाब से, नॉर्थ काफ़ी थ्राइव करते हैं। तो काफ़ी डिबेट्स होती हैं। तो द्रविडियन मूवमेंट ना ईवी रमास्वामी ने स्टार्ट किया, पेरियार बोलते थे उसको। एक तो ब्राह्मणों के डोमिनेंस के खिलाफ, एक नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल सिंबल्स के खिलाफ। और कहानी शुरू हुई जब एक रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, कलाकुड़ी रेलवे स्टेशन, उसका नाम डालमियापुरम कर रहे थे इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर। नॉर्थ इंडिया का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस था, उसके नाम पे डालमियापुरम रख रहे थे कि नॉर्थ इंडियन सिंबल्स के अगेंस्ट थे वो। तो सेकेंड एजुटेशन था, स्कूल में तमिल भाषा को लाना है, करिकुलम में लाना है। और एंटी हिंदी मूवमेंट और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट। तो ये काफ़ी पावर में रहे, इनको 1967 में मेजॉरिटी मिली थी। और द्रविडियन मूवमेंट तमिलनाडु में काफ़ी एक्टिव मूवमेंट और रीजनलिज्म को स्ट्रेंथ करता है। फिर इसमें से AIDMK निकला, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम। इसकी जो लीडर थी वो जयललिता थी। और भी इसमें से MD MK DMD के रहे। तो ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है रीजनलिज्म की। ये चैप्टर थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को देखो, इसकी इंडिविजुअल क्वेश्चंस की सीरीज में मैं जल्दी अपलोड करूंगा। पेपर आपका 22 को है, तो तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज आपकी सेकंड बुक पूरी कंप्लीट हो गई है और अब कल से हम शुरू करेंगे फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर पे आएंगे। सो थैंक यू सो मच, बार बार पढ़िए इसको। थैंक यू।